जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। सुपरवाइजर एग्जाम की हम तैयारी कर रहे थे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का। यूनिट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 6 में जो स्कीम्स है उनमें भी मैक्सिमम स्कीम हमने कवर करी है, वो पैरेलली हम कवर करेंगे। आपका जो यूनिट सेकंड है उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यूज फॉर्मेट में हम इसको कवर करेंगे, कुछ टॉपिक में थ्योरी फॉर्मेट में भी लाऊंगा। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला आपका टॉपिक है डेट इज जेंडर इनइक्वालिटीज एंड इश्यूज। आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। देखो, ये बेसिकली जेंडर इनइक्वालिटीज के रिलेटेड ना फर्दर टॉपिक्स भी हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जेंडर लॉज हैं, वुमेन लॉज हैं, ये सब अभी हमने पढ़ना है। उसमें हम इसी टॉपिक को इन डेप्थ पढ़ेंगे कि डिफरेंट लॉज क्या है, उसमें क्या बोला गया है, जेंडर इनइक्वालिटीज को कैसे दूर किया जाएगा, ये चीज़ें पढ़ेंगे। आज हम थोड़ा ना जेंडर इनइक्वालिटीज का ओवरव्यू लेंगे। जेंडर सेक्स में क्या डिफरेंस है, बेसिकली हम ये देखेंगे। जो रिपोर्ट्स आती हैं, डिफरेंट रिपोर्ट, इंडिया की क्या स्टेटस है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडिया में कितनी कम हुई है। इंडिया में जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं जो लेकर हैं, मैन ये काम करेगा, वुमेन ये काम करे, वो क्या चीज़ें हैं उनके बारे में देखेंगे। ग्लास सीलिंग क्या होती है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके बारे में भी समझेंगे। तो ये सारी जेंडर इनइक्वालिटी वाली जो चीज़ें हैं और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या इसके अकॉर्डिंग प्रोविजंस हैं कि जो जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म करते हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कब से जेंडर इनइक्वालिटी किए जा रहे हो, तो ये बेसिकली होती क्या है। तो देखो, जेंडर इनइक्वालिटी का मतलब है मेल और फीमेल जो जेंडर है, फॉर एग्जांपल उसमें क्या क्या इनइक्वालिटीज़ हैं। इनइक्वालिटीज़ किस वजह से, आपने देखा कि पैट्रियार्कल सोसाइटी जैसे कि है अगर, तो उसमें क्या होता है, मेल को सुपीरियर माना जाता है फीमेल के अकॉर्डिंगली। ठीक है, उसको सुपीरियर मेल को माना जाता है। तो बेसिकली ये गलत है, ये जेंडर में इनइक्वालिटी है। मेल को सुपीरियर क्यों माना जाएगा जबकि दोनों ह्यूमन बींग बराबर हैं। तो इसीलिए बोलते हैं ये जेंडर इनइक्वालिटी। उसके क्या क्या इश्यूज हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, और इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ले रही है उसको भी आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो एमसीक्यूज फॉर्मेट में इनको हम देखेंगे एक एक करके। आपको थ्योरी वाला फील ही यहाँ पर आएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। पहले कहता है डैश रेफर्स टू सोशली डिफाइंड रूल्स एंड बिहेवियर्स assigned to males and females in a given society, whereas dash is a biological and physiological phenomenon which defines man and woman। देखो सिंपल कह रहा है, एक क्या है, एक फिल्म में आपने वो चीज़ भरनी है जो सोशली डिफाइन है, मतलब सोसाइटी ने जो रूल्स और बिहेवियर डिफाइन किए हुए हैं जो मेल या फीमेल को डिफाइन करते हैं। ठीक है, और दूसरी डैश में ये है कि वो बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है, मतलब ये सोसाइटी ने नहीं किए, ये बायोलॉजिकली है, मतलब आपकी बॉडी के जीन्स की वजह से फॉर एग्जांपल है। तो बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है जो मैन और वुमेन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इधर बोल रहा है कि पहली फिल्म में सेक्स आएगा, दूसरी में जेंडर। ऑप्शन बी में बोल रहा है पहली में भी जेंडर, दूसरे में जेंडर, मतलब दोनों सेम चीज़ें होती हैं। और ऑप्शन सी में बोल रहा है पहले में जेंडर आएगा और दूसरे में सेक्स। ठीक है, अब आपने कई बार बहुत से फॉर्म भरे होंगे, या कई बार आप कुछ भी एप्लीकेशन देते हो, वहां पर आपको पूछ रहे थे, मैं पूछ रहा था आप अपना जेंडर बताओ, कई बार पूछ रहे थे आप अपना सेक्स बताओ। ठीक है, भरते आप वहां पर मेल फीमेल ही हो, बट इन दोनों में एक डिफरेंस है जो आपने कभी नहीं सोचा है। आज हम उसको कवर करेंगे कि वो डिफरेंस क्या है। देखो, जब भी हम बात करते हैं ना वर्ड सेक्स की, सेक्स वर्ड जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फिनोमेनन को। मतलब ठीक है, बायोलॉजिकल आप बायोलॉजिकली मेल हो या बायोलॉजिकली फीमेल हो, वो डिपेंड करेगा आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से और आपके बॉडी फीचर्स से। ठीक है, तो वो बेसिकली होता है सेक्स। ठीक है, मेल या फीमेल। बट जेंडर क्या होता है, जेंडर जो है वो बेसिकली थोड़ा वो फिजियोलॉजिकल या नेचुरल से रिलेटेड नहीं है, बायोलॉजिकल। वो किससे रिलेटेड है, वो सोशोलॉजिकल से रिलेटेड है। मतलब सोशली डिफाइंड जो है मेल फीमेल का कंटेंट, वो किस में होता है, वो जेंडर में होता है। ठीक है, ये ना थोड़ा डिस्क्रिमिनेटरी आ जाता है इसमें। बेसिकली रोल्स के बारे में बताया, जैसे ये बोला जाता है कि लड़के जो हैं वो जॉब्स करते हैं, मेल जॉब्स करते हैं, लड़कियां जो होती हैं घर संभालते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ना थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। तो वर्ड भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इसलिए यूज किया जाता है। तो जेंडर जो है वो सोशली डिफाइंड रूल्स बिहेवियर्स हैं जो मेल और फीमेल के साथ एसोसिएटेड हैं, और जो हमारे सेक्स होते हैं वो बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिफाइंड चीज़ें हैं जो मैन और वुमेन के साथ एसोसिएटेड है। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जेंडर और सेक्स के बीच में डिफरेंस जो है पता चल गया। जेंडर थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटरी होता है और वो सोशल एस्पेक्ट कवर करता है, बट सेक्स जो है वो होली सोली बायोलॉजिकल है। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया। इंडिया में जेंडर इनइक्वालिटी का मेन रीजन क्या है, मेन कॉज क्या है कि जेंडर इनइक्वालिटी है। मेल को ऊपर और फीमेल को नीचे समझा जाता है, सुपीरियर और इन्फीरियर वाली चीज़ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बट फिर भी जेंडर इनइक्वालिटी इंडिया में, उसका मेजर कॉज क्या है? पॉवर्टी एंड लैक ऑफ एजुकेशन, पेट्रियार्की सोसाइटी, बोथ, या वुमेन राइट्स। ठीक है, तो कौन सा है इसका आंसर? देखो बेसिकली वुमेन राइट्स तो यार ये अगर ऑप्शन डी को ध्यान से समझो, वुमेन राइट्स तो इनइक्वालिटी कहाँ पर ला रहे हैं, वो तो इक्वलिटी लाने के लिए कि वुमेन्स को राइट्स मिलने चाहिए, राइट टू वर्क, राइट टू इक्वल पे मिलनी चाहिए। देखो कहीं पर क्या होता है, कई कंपनीज में
मेल और वुमेन काम करें ना, अगर मेल और फीमेल काम करें वहाँ पर मेल को सैलरी ज़्यादा मिलती है, वुमेन को कम मिलती है। ऐसा क्यों है भाई? इक्वल सैलरी होनी चाहिए। तो बेसिकली वुमेन राइट जो है वो जेंडर इक्वलिटी लाते हैं, इन इक्वलिटी नहीं लाते। तो ये तो गलत है। ये पूछा कॉज ऑफ जेंडर इन इक्वलिटी के कॉज पूछा है। तो पॉवर्टी और लैक ऑफ एजुकेशन बिल्कुल ये कॉज है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आपके दिमाग में ये, आपका दिमाग ही नहीं खुलेगा पहले कि मेल फीमेल्स आर इक्वल। तो बेसिकली जो है लैक ऑफ एजुकेशन इज द रीजन फॉर जेंडर इनइक्वालिटी। पॉवर्टी इज ऑल्सो अ रीजन फॉर जेंडर इनइक्वालिटी। पॉवर्टी होने की वजह से क्या होता है कि लड़कों को समझा जाता है कि वो पहले ये समझा जाता है कि एग्रीकल्चर में लड़के जो है वो जाके काम करेंगे। तो बेसिकली पॉवर्टी जो है वो जेंडर इनइक्वालिटी को राइज करता है। ठीक है। पेट्रियार्की सोसाइटी या पेट्रियार्की सिस्टम, देखो पेट्रियार्की हमने सोसाइटी में यही तो पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी में। पेट्रियार्की सोसाइटी क्या होती है? जहाँ पर मेल जो है डोमिनेंस चलता है। तो मेल डोमिनेंस चलता है तो वहाँ पर जेंडर इनइक्वालिटी राइज होगी, मेल को सुपीरियर माना जाएगा और गर्ल को इन्फीरियर। ठीक है। आई होप तो इसका क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। इसका आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में ये चीज़ बोली गई है कि हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस में? तो ये कौन से आर्टिकल में बोला गया? आर्टिकल 16, 17, 42 या आर्टिकल 15? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 15 है वो ये बोलता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर ये 6 वर्ड इंक्लूड है ना, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज़ बोली गई है, आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, मतलब भेदभाव नहीं कर सकते। किन किन ग्राउंड्स पे नहीं कर सकते? आप इन ग्राउंड पे नहीं कर सकते कि अगर किसी का रिलीजन अलग है तो आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, अगर उसकी रेस अलग है तो नहीं कर सकते, सेक्स अलग है तो नहीं कर सकते भेदभाव। ये नहीं कि फीमेल है तो इसके साथ भेदभाव करोगे, ऐसा नहीं पॉसिबल है। कास्ट के बेसिस में या प्लेस ऑफ बर्थ, कहीं पर भी कोई जन्म ले रहा है तो उस बेसिस में आप भेदभाव नहीं कर सकते। अगर करते हो तो ये पनिशेबल क्राइम है और इसकी सजा भी होती है। ठीक है। ये कहाँ बोला गया? आर्टिकल 15 में। ठीक है। बाकी ये आर्टिकल है, ये भी देख लेते हैं। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, छुआछूत खत्म करने के लिए। ऊंच नीच पहले होता है ना, इस कुएं से ये पानी पी लिया, इसने पी लिया तो हम नहीं पिएंगे। अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए आर्टिकल 17 है। ठीक है। आर्टिकल 16 क्या प्रोवाइड करता है? सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ पर भी हम भेदभाव नहीं कर सकते, मेल फीमेल है, ये वो किस कास्ट से बिलोंग करता है। आर्टिकल 42 में ये चीज़ बोली गई है कि सबको जस्टिस मिलनी चाहिए, ह्यूमैन कंडीशन मिलनी चाहिए और मैटरनिटी बेनिफिट मिलने चाहिए जैसे लड़की को। तो ये बेसिकली फीचर्स हैं, जस्ट ह्यूमैन एंड ह्यूमैन कंडीशन है, मैटरनल लीव वगैरह, ये आर्टिकल 42 में आते हैं। ठीक है। ये सारे सोशल आर्टिकल्स थे जो इंपॉर्टेंट है फॉर सोसाइटी। तो आर्टिकल 15 आपने याद रखना है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। देखो ये भी जेंडर इक्वलिटी को ही प्रमोट कर रहा है कि इक्वल पे मिलनी चाहिए, इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। भाई लड़का लड़की अगर इक्वली काम कर रहे हैं, अगर लड़का 6 घंटे काम कर रहा है, लड़की भी 6 घंटे काम करिए, तो भाई लड़के को क्यों ज़्यादा पे? लड़की को भी तो सेम पे मिलनी चाहिए। इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है। और अगर आप कहीं पे एम्प्लॉय हैं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो और आपको कम सैलरी दी जा रही है, तो भाई आप इस आर्टिकल के तहत चले जाओ सुप्रीम कोर्ट, सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है। सॉरी, ये आपका फंडामेंटल नहीं है, ये डीपीएसपी में है। आई एम रियली सॉरी फॉर डैट, बट आपका लीगल राइट तो है ना। अगर आपका ये कोई लेता है तो आप उस पर केस कर सकते हो। ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल पे मिलती है इक्वल काम के लिए फॉर बोथ मैन एंड वुमेन? आर्टिकल 39, 14, 21 या नन ऑफ दैट? देखो आर्टिकल 39 में ये चीज़ बोली गई, 39 में भी स्पेसिफिकली 39D में, कहाँ पर 39 सब आगे सब आर्टिकल डी, 39D में ये चीज़ बोली गई है कि इक्वल पे होनी चाहिए इक्वल वर्क के लिए फॉर मैन एंड वुमेन। ये आपने याद रखना। आर्टिकल 14 आपको पता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कानून की नज़र में सब बराबर हैं। ये आर्टिकल 14 में फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। तो राइट टू लाइफ जो है वो बेसिकली कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 21। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ आर्टिकल्स हैं जो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, क्योंकि आपका जेंडर इक्वलिटी है तो उसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम कवर करेंगे। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, बॉयज एंड मेल्स आर पावरफुल, स्ट्रॉन्ग and tough. On the other hand, girls and females are sensitive, weak. The statement talks about, वो बोलते हैं ना मैं मर्द हूँ, मर्द को दर्द नहीं होता, ये वो वाली स्टेटमेंट है। देखो कह रहा है कि स्टेटमेंट है कि बॉयज़ और मेल्स जो है पावरफुल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं और टफ हैं, बट लड़कियाँ रोती हैं, वीक हैं। ठीक है। गुस्सा नहीं हो जाना आप सारे, बट मेरे को आपको कुछ समझाना है यहाँ पर कंसेप्ट, इसलिए क्वेश्चन डाला है। तो देखो बॉयज़ एंड मेल्स पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, टफ हैं, और अदर हैंड में गर्ल्स और फीमेल सेंसिटिव, वीक हैं। ये स्टेटमेंट किस चीज़ के बारे में बताती है? इसको जेंडर स्टीरियोटाइप बोलते हैं, जेंडर इक्वालिटी बोथ या सेक्सुअल इक्वालिटी। देखो यार इक्वालिटी तो ये है नहीं,
ये तो ऑप्शन ही नहीं मैंने अच्छे डाले, इससे अच्छे ऑप्शन में डाल सकता था। सेक्स इक्वालिटी भी नहीं है, इक्वालिटी होने का मतलब एक जैसा, तो ये तो एक जैसे बात ही नहीं कर रहा, ये बोल रहा है बॉयज़ और मेन पावरफुल हैं और जो गर्ल्स हैं वो वीक हैं। तो ये बेसिकली होते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप, इनको क्या बोलते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप होता है कि जब हमारा एक तरह का नेगेटिव आइडियोलॉजी बन जाता है ना, किसी चीज़ के लिए हम नेगेटिव सोचते हैं, मतलब अनफेयर हैं हम, अनट्रू है, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वही गलत है, अनफेयर है, हम इक्वल नहीं मान रहे किसी चीज़ को, मतलब कम समझ के चल रहे हैं, तो उस चीज़ को बोलते हैं स्टीरियोटाइप। ठीक है, तो ये एक जेंडर स्टीरियोटाइप है कि जो हम अपने दिमाग में लेके चलेंगे, लड़के बहुत स्ट्रांग होते हैं और लड़कियां स्ट्रांग नहीं होती, तो ये होता है स्टीरियोटाइप, नेगेटिव आइडियोलॉजी अबाउट समथिंग। ठीक है, ये चीज़ आपने आज आज यार कौन सा ऐसा टाइम है जेंडर स्टीरियोटाइप वाला। आप मुझे एक चीज़ बताओ, आपने मैरी कॉम का नाम सुना है, इवन आपने जम्मू कश्मीर की, मैं पैरा ओलंपिक आर्चर जो है शीतल देवी का कितना नाम लेता हूँ, उनकी आप देखना कि वो कितनी छोटी एज में, मतलब उसने कितना बड़ा अचीवमेंट करा है। तो बेसिकली क्या आप जेंडर स्टीरियोटाइप, क्या वो वीक है, कहाँ से वीक है वो, मैरी कॉम की एग्जांपल ले लो। ठीक है, आप देखो हमारी हमारी कितनी बड़ी जो कंपनीज हैं उनकी को फाउंडर्स, उनकी जो रह चुकी हैं वो कौन है, बेसिकली वो वुमेन है। फॉर एग्जाम्पल इंदिरा नूई का नाम आपने सुना होगा, पेप्सिको की सीईओ रह चुकी हैं वो। ठीक है, कल्पना चावला का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, और इवन यार आपने, इवन मेरी सिस्टर भी है, वो नायका के प्रोडक्ट लेती है ना, नायका के प्रोडक्ट। आपको पता है नायका की जो ऑनर है वो कौन है, शी इज़ ऑल्सो वुमेन, फाल्गुनी नायर, आपने नाम सुना होगा, फाल्गुनी नायर। और आपकी पता है उनकी जो अभी तक जो वो मनी एक साल की एनुअल जो उनकी क्या बोलते हैं उसको, जो वो कमाती हैं वो कितना है, टर्नओवर कितना है उनकी कंपनी, एक बार जाके देखना। तो बेसिकली देखो लड़कियां हर फील्ड में एक्सेस कर रही हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप वाली होगी, चाहे स्पोर्ट्स हो गया, चाहे आर्ची। इवन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, एक शिवा चौहान, कैप्टन शिवा चौहान का नाम आपने सुना होगा। इवन सियाचिन ग्लेशियर में कुमार पोस्ट में उनकी पोस्टिंग हुई है, वहां पर पहली वुमेन बनी है जो वहां पर पोस्ट हुई है। ठीक है, तो बेसिकली देखो वुमेन आज कहाँ कहाँ पहुंच रही है। तो बेसिकली ये जेंडर स्टीरियोटाइप तो होना कि वुमेन वीक है, सेंसिटिव है, ये तो आप मानना है, इसको काट के ही चलो, बट ये कंसेप्ट समझाना था आपको। ये कंसेप्ट क्या होता है, इस कंसेप्ट को बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक है, आज के लेक्चर में हमें यही चीजें देखनी है बेसिकली। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट टर्म है ग्लास सीलिंग, वो भी एसोसिएटेड है जेंडर इनइक्वालिटी के। तो ग्लास सीलिंग किसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है, इक्वालिटी इन इकोनॉमिक स्फीयर, अगर इकोनॉमी बेसिस में इक्वालिटी है। इनविजिबल बैरियर दैट प्रिवेंट वुमेन फ्रॉम यूजिंग द टॉप पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन, वो बैरियर जो हमें दिखते नहीं है बट वो एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से वुमेन जो है टॉप पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं ले पा रही है, उसको बोलते हैं ग्लास सीलिंग। सोशल प्रॉब्लम उसको बोलते हैं ग्लास सीलिंग, या ऑल ऑफ द अबव, इन सभी को बोलते हैं ग्लास सीलिंग। ठीक है, देखो बेसिकली ग्लास सीलिंग पता क्या होती है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। ग्लास सीलिंग वो इनविजिबल बैरियर हैं जो वुमेन को रोकते हैं टॉप पोजीशन में पहुंचने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे लड़कियों को पहले आर्मी में उनको परमानेंट कमीशन का पार्ट नहीं बना जाता था, वो क्या होते थे, वो शॉर्ट कमीशन का पार्ट होते थे और जल्दी रिटायर हो जाती थी। ये एक तरह की ग्लास सीलिंग थी, वो उसको क्रॉस नहीं कर रहे थे, वो परमानेंट कमीशन का पार्ट ही नहीं थी, बट उसको जुडिशरी ने स्ट्रक डाउन करा, परमानेंट कमीशन का पार्ट बन सकती हैं लड़कियां। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ग्लास सीलिंग एक तरह का इनविजिबल बैरियर है जो वुमेन को रोकता है टॉप पोजिशन में पहुंचने के लिए। बट अभी आपने डिफरेंट न्यूज़ सुनी होंगी कि ग्लास सीलिंग ब्रेक होगी। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था कैप्टन शिवा चौहान की एग्जांपल, जब ये डिप्लॉय हुई थी सियाचिन ग्लेशियर के कुमार पोस्ट में, इतनी न्यूज़ बनी थी कि उन्होंने, और वहाँ पर लिटरली ये न्यूज़ चली थी न्यूज़पेपर में, द हिंदू के फ्रंट पेज में छपा हुआ था कि ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग, इन्होंने ग्लास सीलिंग को ब्रेक करा, लड़कियां कुमार पोस्ट सियाचिन ग्लेशियर में नहीं जाती थी, ये पहली बनी जो वहाँ पर गई। ठीक है, तो ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग का मतलब यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट और एग्जाम्पल क्या, जैसे कमला हैरिस का नाम सुना हुआ है, वो कौन है, यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट, तो पहली वुमेन बनी जो यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट बनी, तो उन्होंने भी ग्लास सीलिंग ब्रेक की। तो आपके साथ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एग्जांपल्स हैं जहां पर ग्लास सीलिंग ब्रेक हुई है, और ग्लास सीलिंग का मतलब क्या है ये आपको समझ आ चुका है। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलरेडी ये चीजें आपको आती भी होंगी बट हमारे सिलेबस का पार्ट है, हमने पढ़नी है। विच फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, ठीक है, पहली वेव आई फेमिनिज्म की, वाज मोस्टली कंसर्न विद। ठीक है, पहली वेव जो फेमिनिज्म एक कंसेप्ट होता है जहां पर फीमेल जो है वो मेल डोमिनेंस को देख देख के अब उनको लगता है कि हम जो है फीमेल्स की आवाज़ को पहुंचाएं, तो दैट इज नोन एज फीमेल फेमिनिज्म का कंसेप्ट। तो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म को डिफरेंट एस्पेक्ट से लिया जाता है यार, कुछ नेगेटिव भी लेते हैं कुछ पॉजिटिव भी लेते हैं, बट हमने यहाँ पर समझना है एक पॉजिटिव वे में। ठीक है, तो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है वो किसके साथ कंसर्न है, वुमेन राइट टू वर्क, इक्वालिटी एंड जस्टिस के साथ, वुमेन राइट टू वोट, लिबर्टी इन इकोनॉमिक फील्ड। तो पहली वेव जो आई थी ना फेमिनिज्म की, वो किसके साथ एसोसिएटेड थी, वो एसोसिएटेड थी वुमेन राइट टू वोट। पहली वेव में यही आया था कि वुमेन को राइट टू वोट भी नहीं होता था पहले, तो पहली वेव में यही बोला गया था वुमेन को वोट देने का
हक मिलना चाहिए। ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल वर्ल्ड के। ये कब आई थी? 19th, लेट 19th सेंचुरी में, 1850s के बाद लगा लो, लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th में। अर्ली 20th मतलब 1915-20 का टाइम, तो अर्ली 20th में, ठीक है। 20th सेंचुरी का मतलब होता है 1900 से लेकर 2000 तक, दैट इज नोन एज 20th सेंचुरी, इस तरह से याद रखना, ठीक है। तो लेट 19 से लेकर अर्ली 20th सेंचुरी के बीच में बेसिकली जो फर्स्ट वेव आई थी उसमें बोला गया था वुमन को राइट टू वोट मिलना चाहिए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। उसके बाद सेकंड वेव आती है। सेकंड वेव कब आती है? पहली वेव तो हमने देख ली लेट 90s, उसके बाद सेकंड वेव आती है। सेकंड वेव कब आती है? सेकंड वेव आती है 1960s का टाइम था, तब आती है सेकंड वेव। उसमें क्या बोला जाता है? उस वेव में बोला जाता है कि वुमेन जो है उनको इक्वल लीगल और सोशल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वल पे मिलनी चाहिए, उनको इक्वल पे मिलनी चाहिए, डोमेस्टिक वायलेंस खत्म होना चाहिए। तो इसके रिलेटेड एक सेकंड फेमिनिज्म वेव आई थी, ठीक है। बट इस वेव को क्रिटिसाइज किया जाता है। क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है? क्योंकि इस वेव में बेसिकली जो अपर क्लास की वाइट वुमेन थी ना, उन्हीं को कवर किया गया। मतलब फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन या अगर हम बात करें अमेरिका वगैरह कंट्रीज, वहाँ की वुमेन को कवर किया गया, बट अफ्रीका वगैरह नेशंस में नहीं करा, ठीक है। तो बेसिकली आपने याद रखना है कि जो सेकेंड वेव है 1960s वाली, उसको थोड़े रीजंस की वजह से क्रिटिसाइज भी किया गया। उसके बाद वापस थर्ड वेव आती है। थर्ड वेव कब आती है सर? थर्ड वेव आती है 1990s में। इसमें क्या है कि जो सेकंड वेव में ड्रॉबैक्स थे, जो उसमें इनइक्वालिटी थी कि हमें वाइट वुमेन को लेना है, ब्लैक वुमेन को नहीं लेना, इसको खत्म किया गया। सभी के इंक्लूसिव, सबको इंक्लूड किया गया, हर एक क्लास, हर एक रिलीजन और हर एक कंट्री की वुमेन को इंक्लूड किया गया उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो थर्ड हमारी वेव आई थी वो कब आई थी? 1990s में, ठीक है। और फोर्थ वेव की अगर हम बात करें 2012 के आसपास फोर्थ वेव आई थी, आपने सुना होगा। इसमें क्या था कि वुमेन इंपावरमेंट पे जोर दिया जाएगा, इक्वल पे मिले इक्वल वर्क के लिए वुमेन को, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है इसको खत्म किया जाएगा। आपने एक कंपेन का नाम सुना होगा ना यार, बहुत चली थी ये कंपेन, है तो बाहर से स्टार्ट हुई थी, इंडिया में भी बहुत चलती, #MeToo कंपेन। सुना होगा आप सबने, लड़कियों का नाम तो सुना होगा। मी टू कंपेन, #MeToo कंपेन स्टार्ट हुई थी। इसमें क्या था कि सेक्सुअल हरासमेंट जो हो रही है वुमेन के अगेंस्ट, उसके बाद सेक्सुअल अब्यूज़ जो होता है उनको जब वो सिटीज़ या एरियाज़ में निकलती हैं घर से बाहर, उसके बाद रेप कल्चर जो है, बॉडी शेमिंग है, इन सब के जो रिलेटेड जो है एक कंपेन स्टार्ट हुई थी जिसका नाम था मी टू कंपेन। ये कौन सी वेव में हुई थी? फोर्थ वेव में हुई थी, 2012 के अराउंड ये वेव आई थी, ठीक है। तो चारों वेव जो है फेमिनिज्म की मैंने आपको पढ़ा दी, कहीं पर लिख लेना, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। अब देखो हम जेंडर की बात करें तो एक कम्युनिटी और भी है, LGBTQ कम्युनिटी, ठीक है। LGBTQ कम्युनिटी की बात हो रही है, उसमें टी वर्ड किसके लिए स्टैंड है हमें ये बताना है, ठीक है। ट्रांसजेंडर, ट्रांससेक्सुअल, ट्रांसफर या ट्रांसमिशन। आपको पता है टी वर्ड यहाँ पर किसके लिए होता है? ट्रांसजेंडर के लिए होता है, ठीक है। एल यहाँ पर स्टैंड करता है लेस्बियन के लिए, बी स्टैंड फॉर बाइसेक्सुअल, जी स्टैंड फॉर गे, टी स्टैंड फॉर ट्रांसजेंडर और क्यू होता है क्यूअर कम्युनिटी। इनको क्या बोलते हैं? LGBTQ कम्युनिटी। LGBTQ नहीं, LGBTQ कम्युनिटी इनको बोला जाता है। क्या? लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, देन वी हैव ट्रांसजेंडर एंड देन वी हैव क्यूअर, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है। एक रीसेंट जजमेंट है, जजमेंट कब है? 2018 की। नवतेज सिंह, स्पेलिंग आई होप आई एम राइटिंग इट द राइट वे, नवतेज सिंह जौहर, इन्होंने एक केस करा था इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस है, ठीक है। ये केस चला था सुप्रीम कोर्ट में। इस केस की जजमेंट जो अब आई थी सुप्रीम कोर्ट, उसमें उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने पेन डाउन कर था, मतलब जो सेक्शन 377 थी ना, सेक्शन 377 जो IPC की थी ना, वो होमोसेक्सुअलिटी को एक क्राइम मानती थी, ठीक है। जो होमोसेक्सुअलिटी मतलब अगर ये दो LGBTQ कम्युनिटी के दो लोग जो इकट्ठे रहते थे उसको एक क्राइम माना जाता था। बट इस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवतेज सिंह जौहर का केस हुआ, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो सेक्शन 377 है इसको हम पेन डाउन करते हैं, होमोसेक्सुअलिटी को हम डीक्रिमिनलाइज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? डीक्रिमिनलाइज। पहले ये क्रिमिनल ऑफेंस था, इसको खत्म किया गया, डीक्रिमिनलाइज किया गया। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, ये भी एक तरह के जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना था, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9, विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डील्स विद जेंडर इक्वलिटी। सर आप SDG कहाँ से ले आए यहाँ पर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो बेसिकली एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है जेंडर इक्वलिटी के साथ भी डील करता है। तो हम जेंडर इनइक्वालिटी ही तो पढ़ रहे हैं, तो जेंडर इक्वलिटी के साथ कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डील करता है? 5, 4, 7 या 10? तो आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमने पढ़े हुए 2015 में आए थे, 2023 तक चल रहे हैं, कितने हैं टोटल? 17 हैं। उनमें से कौन सा डील करता है जेंडर इक्वलिटी के साथ? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल
5 डील करता है जेंडर इक्वलिटी के साथ, याद रखना। 4 डील करता है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। 4 किसके साथ डील करता है? क्वालिटी एजुकेशन। जेंडर इक्वलिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में जेंडर इनइक्वालिटी है। 7 डील करता है अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी होनी चाहिए। और 10 डील करता है इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करना। किसको रिड्यूस करना? रिड्यूस करना हमें इनइक्वालिटीज़ को। तो चारों ही मैंने बता दी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन सा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5, वो जेंडर इक्वालिटी के साथ डील करता है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। वुमेन के लिए एक नेशनल कमीशन बनाया गया है। इसका काम क्या है? वुमेन के वेलफेयर को प्रमोट करना। वो कब इस्टेब्लिश हुआ? 2014 में, 1998 में, 1992 में या 1996 में? तो कब आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बना? वो बना 1992 में। ये डेट याद कर लो, 1992 में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बना। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक एक्ट के थ्रू बनी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसमें कौन कौन होता है? इसमें एक चेयरपर्सन होता है और 5 मेंबर होते हैं, ठीक है। चेयरपर्सन होता है और 5 मेंबर होते हैं। यूनियन गवर्नमेंट इनको क्या करती है? अनाउंस करती है। तो कौन होते हैं? एक चेयरपर्सन, 5 मेंबर, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो वुमेन के वेलफेयर को क्या करती है? प्रमोट करती है और वुमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। इसकी बॉडी का नाम क्या है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। कब बनी? सर 1992 में बनी। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, ठीक है। देखो इस टॉपिक में ना बहुत सारी फैक्चुअल चीज़ें हैं जो जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करती हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स देखे, कुछ एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखो हर एक एस्पेक्ट यहाँ पर कवर करने की कोशिश की गई है विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। तो यहाँ पर आप याद रखना, ये आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आप कमेंट में, आप देखो ना, जब मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ आप बोलते हो सर एमसीक्यूज लाओ, एमसीक्यूज पढ़ाऊंगा आप बोलोगे थ्योरी लाओ। देखो आपको एमसीक्यूज के थ्रू भी थ्योरी पढ़ाई जा रही है और यहाँ से आपको आइडिया भी मिल रहा है कि किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और जो मुझे लगेगा थ्योरी फॉर्मेट में आना चाहिए, तो आपका यूनिट फर्स्ट तो थ्योरी फॉर्मेट में ही आया था। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जेंडर गैप रिपोर्ट, गैप नहीं गैप है, एक जेंडर गैप रिपोर्ट निकली 2023 की, 2003 है। ये तो हमारे टीम मेंबर जो पीडीएफ बनाते हैं ना वो बहुत गलतियां करते हैं। तो जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग कौन निकालता है? सबसे पहली बात आपको एग्जाम में ये पूछ सकता है, जेंडर गैप रिपोर्ट जो है कौन निकालता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें इंडिया का रैंक कितना आया हमें बताना है। तो जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के मुताबिक इंडिया का रैंक कितना आया? 121, 127, 135 या 9? देखो जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक आया 127। बहुत बुरा रैंक है। कितनी कंट्रीज में से? 146 कंट्री। मतलब 146 कंट्री में जेंडर गैप रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम कौन से रैंक में आते हैं? 127। मतलब हमारा जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बट क्या हुआ कि पिछले साल के मुताबिक हम इस साल थोड़े इंप्रूव हुए हैं। पिछले साल हमारा रैंक था 135, वो तो बहुत कम था। उससे हम 127 पे, मतलब 8 रैंक हमने इंप्रूव करा है। बट स्टिल अभी भी हमारा रैंक जो है वो बहुत कम है जेंडर गैप रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इंडिया का रैंक आपने याद रखना, 2023 का भी बता दिया और 2022 का भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा एक्ट करेक्ट है? सती प्रिवेंशन एक्ट 1984, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, डॉरी प्रिवेंशन एक्ट 1961। ये बता रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। मतलब ये ईयर बताना है कि सती वाला एक्ट जो है 1984 में आया था, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में आया था, डाउरी वाला 1961 में आया था। कौन सा करेक्ट है? 1 and 2, 2 and 3, ओनली 2 and ऑल। देखो ये दोनों ही करेक्ट हैं बेसिकली, बट ऑप्शन 1 जो है करेक्ट नहीं है हमारा। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में आया था। स्पेशल मैरिज एक्ट पता क्या करता है? देखो आपको पता है हम इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं कर सकते, इंटर रिलीजियन मैरिजेस करना पॉसिबल नहीं है। बट अब जो लोग करना चाहते हैं उनको फेवर करने के लिए एक स्पेशल मैरिज एक्ट आया था कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अब इंटरकास्ट मैरिजेस भी कर सकते हो, इंटर रिलीजियन मैरिजेस भी की जा सकती हैं। डाउरी प्रिवेंशन एक्ट 1960, मतलब डाउरी को रोकने के लिए, दहेज प्रथा को रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया 1961 में। अगर कोई पकड़ा जाता है उसको 6 महीने से लेकर 6 साल के बीच की सजा हो सकती है अकॉर्डिंग टू द क्राइम, ठीक है। कि मतलब कितनी डाउरी ले रहा है, कितना फोर्स कर रहा है। फाइन अलग से लगता है डिपेंडिंग अपॉन द क्राइम। तो 6 महीने से 6 साल तक की सजा यहाँ पर हो सकती है। तो इतना याद रखना, मतलब यहाँ पर सजा होती है। और सती प्रिवेंशन एक्ट बेसिकली वो 1984 में नहीं आया था। सती प्रिवेंशन एक्ट आया था 1987। जो सती हो जाती थी ना लड़कियां अपने हस्बैंड के साथ, उनको फोर्स किया जाता कि चिता में साथ जल जाओ या वो खुद जल जाती थी, वो सती प्रथा को खत्म किया गया था बेसिकली। उसके लिए एक एक्ट आया था सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 में, ठीक है। इसमें भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर कोई इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसको सजा होती है 7 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक डिपेंडिंग अपॉन द क्राइम। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13, मैच द फॉलोइंग करना है आपने। ये आपका ऑप्शन है, इसको आपने मैच करना है। इसका ये आएगा या ये आएगा, इस तरह से आपने मैचिंग करनी थी, ठीक है। बेसिकली ये क्वेश्चन इन्होंने डाला ही गलत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। एम टू एम्पावर रूरल वुमेन विद अपॉर्चुनिटी फॉर स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट, महिला शक्ति केंद्र,
इट इंश्योर प्रोटेक्शन सर्वाइवल एंड एजुकेशन ऑफ चाइल्ड। देखो बेसिकली ये ऐसे था यार, ये मैच था, ये इधर आना था नीचे। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, ये ना गलत लिख दिए गए। बेसिकली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये वाला है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सर्वाइवल और एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अगर आप ऐसे भी पढ़ते बेटी बचाओ मतलब प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल्स एंड बेटी पढ़ाओ मतलब एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, तो इसका वन का क्या आता था, बी। और बेसिकली महिला शक्ति केंद्र जो है इसका आंसर ये है। महिला शक्ति केंद्र क्या है, इंपावर करना रूरल वुमेन को, उनको अपॉर्चुनिटीज देना, स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट, मतलब लड़कियों को जो रूरल वुमेन की लड़कियां हैं रूरल एरियाज की, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट के लिए, इसको क्या बोलते हैं, महिला शक्ति केंद्र इसके लिए खुले गए। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें प्रोटेक्शन वुमेन को दी जाएगी और गर्ल चाइल्ड को क्या प्रोवाइड की जाएगी, एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो ये दोनों ही गलत है बेसिकली स्टेटमेंट, ये दोनों गलत है, इसका उल्टा कर दिया हुआ है बेसिकली इन्होंने, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14, which of the following is the first European country to give legal sanction to marriage of gays। तो बेसिकली गे को मैरिज को लीगलाइज किया गया, गे मैरिज को लीगलाइज करने वाली पहली यूरोपियन, अब तो बहुत सी कंट्रीज ने कर दिया बट पहली यूरोपियन कंट्री कौन सी थी जिसने लीगल सैंक्शन प्रोवाइड करे थे गे मैरिजेस को, ठीक है। आइसलैंड, डेनमार्क, इंडिया या नीदरलैंड। पहली बार इंडिया यूरोपियन नेशन है ही नहीं है, तो कौन है इसका आंसर, नीदरलैंड। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब तो और ने भी कर दिया बट पहली कंट्री कौन सी थी जिसने लीगलाइज करता था गे मैरिज को, दैट इज नीदरलैंड। इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेटेड ऑन, इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट, 1 मार्च, 8 दिसंबर, 8 मार्च और नन ऑफ द अबव। तो कब बनाया जाए इंटरनेशनल वुमेन डे, आप सबको पता है 8 मार्च को बनाया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अभी वीडियो पॉज करो और बताओ, अगर आपको आता है ठीक है, नहीं तो गूगल में सर्च करके देखो। ये था इंटरनेशनल वुमेन डे। क्या इंडिया का कोई नेशनल वुमेन डे है, और नेशनल वुमेन डे है तो कब मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये किसके नाम पे मनाया जाता है, ठीक है, किसके लिए वो मनाया जाता है, ये याद रखना। इंटरनेशनल वुमेन डे अगर 8 मार्च को मनाया जाता है, इंडिया का अगर कोई नेशनल वुमेन डे है तो कब मनाया जाता है और किसके लिए मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया एज पर सेंसस ऑफ 2011 में, सेक्स रेशियो होता है कितनी फीमेल्स पर 1000 मेल्स, तो कितनी सेक्स रेशियो है इंडिया का 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। 2011 के बाद 21 में सेंसस होना था, कोविड की वजह से नहीं हुआ, अब होना है आगे। तो सेक्स रेशियो कितना है इंडिया का एज पर 2011 सेंसस, 943 फीमेल्स पर 1000 मेल, 995 फीमेल पर 1000 मेल, 900 फीमेल्स पर 1000 मेल या 982 फीमेल पर, ये यार मैंने आपको पढ़ाया हुआ है डेमोग्राफी सेंसस वाले लेक्चर में। तो 943 पर 1000 मेल्स, फीमेल्स पर 1000 मेल्स जो है सेक्स रेशियो है इंडिया का एज पर सेंसस ऑफ 2011, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और जेंडर इनइक्वालिटी की कुछ चीज़ें, आपको कुछ फैक्चुअल डेटा यार कहीं ना कहीं लिख दो, एग्जाम में पूछा जाएगा। बाकी जो लॉज पढ़ेंगे उनको इन डेप्थ हम डिस्कस करेंगे। और साथ में अभी यार 2023 का एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। अभी आपको पता होगा, आप सबने सुना होगा, एक बिल जो है गवर्नमेंट ने पास करवाया है, ठीक है, पास हो गया, प्रेसिडेंट का असेंट भी मिल गया। उस बिल का नाम है नारी शक्ति, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वंदन अधिनियम इस बिल का नाम है। इस बिल में क्या है, इस बिल में गर्ल्स को, वुमेन को बेसिकली 1/3 रिजर्वेशन दी जा रही है। कहाँ पर, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में, बेसिकली स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली और जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं ना, लोकसभा पार्लियामेंट के इलेक्शन, उन दोनों में 1/3 रिजर्वेशन जो है वो वुमेन को दी जा रही है। वो उसके लिए एक बिल लाया गया था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये चीज़ याद रखना, ये बिल पास हो चुका है, ठीक है। उसके साथ 73rd और 74th अमेंडमेंट जो हुई, उसमें पंचायत और म्यूनसिपैलिटी आई, और पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के बीच में भी 1/3 रिजर्वेशन जो है वुमेन को दी गई है, ठीक है। ये जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म करना और जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना, ताकि वुमेन की भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो हमारे पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, हमारे पंचायत म्यूनसिपैलिटीज़ में। तो पंचायत में तो पहले ही दी हुई थी, म्यूनसिपैलिटी में 1/3, 73rd 74th अमेंडमेंट। अब इस जो हमारा बिल लाया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उसके तहत वुमेन को रिजर्वेशन दी गई है, कहाँ पर, पार्लियामेंट और लोकसभा वगैरह में, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। देखो अगर आपने अभी तक यूनिट 1 और यूनिट जो है 6 उसकी स्कीम्स वगैरह नहीं देखी है, तो स्पेशलाइजेशन सुपरवाइजर करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाके देख लो, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, देखो अगर लेक्चर रेगुलर नहीं आता है, फॉर एग्जांपल किसी दिन सुपरवाइजर का लेक्चर नहीं आया क्योंकि मैं बिजी हूँ, फाइनेंस एसआई का भी एग्जाम है और साथ में और भी एग्जाम है, जिस दिन लेक्चर नहीं आता है आपकी एक प्राइम ड्यूटी बनती है कि 11 बजे अगर आपका लेक्चर नहीं आया तो भाई जो लेक्चर दूसरा आ रहा है अगर वो आपके सिलेबस के साथ लिंक है तो देखो,
अगर वो सिलेबस के साथ लिंक नहीं है तो जो स्पेशलाइजेशन को छोड़ के बाकी सिलेबस है ना वो ऑलमोस्ट मैंने पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन है तो जम्मू कश्मीर की प्लेलिस्ट में जाके देखो, इंग्लिश का पोर्शन है इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाके देखो, उसको साथ साथ कवर करो, वो वापस मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो जिस दिन सुपरवाइजर का लेक्चर नहीं आता आपने वो पढ़ना है, और बाकी सुपरवाइजर का सिलेबस में आपको पढ़ाऊंगा, जैसे पहले लेक्चर्स आए वैसे लेक्चर आते रहेंगे, ठीक है। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन करा है तो उसको जरूर ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहीं पर हम PDF शेयर करते हैं, प्लस क्या टाइमिंग रहेगी, कब क्लास आएगी, ये सारा हम वहीं पर शेयर करते हैं। और अगर आप हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, इनिशिएटिव पसंद आया तो इसको शेयर भी करें विद अदर्स। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।